हेलो बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विषय विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा पाठ 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आप इसमें से कॉपी में से देख करके लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार प्रश्न 2 एवं प्रश्न 3 लिखेंगे। प्रश्न 4, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? प्रश्न 5, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? प्रश्न 6 है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? अगला प्रश्न नंबर 7 है हमारा, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? अगला, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 में अ और ब है। इसमें जो ब वाला है उसमें आप अपना चित्र बना लेंगे। यहाँ पर जो छिड़काव तंत्र विधि है उसका यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? इसके बाद इसी का ब है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पाठ आता है, पाठ 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें भी सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं, और जो चित्र आएंगे वो आप अपने विज्ञान की पुस्तक में से आप बना सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 4, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न 5, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? इनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। प्रश्न नंबर 6, वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके उत्तर लिखे हुए हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 है, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों? कारण स्पष्ट करना है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आप अपने विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 27 के चित्र जो 2.10 है उससे उत्तर आप लिख सकते हैं, उससे वहाँ पर आप उसका चित्र बना सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर पूरी तालिका बनी हुई है, ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद एडगेट में जो हमारा अगला पाठ है, पाठ 5 है, कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें प्रश्न 1, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, जिसका उत्तर हमारा लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, कार्बनीकरण क्या होता है? प्रश्न नंबर 3, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? और प्रश्न नंबर 4 में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके उत्तर लिख लेंगे आप, जिसमें जो दूसरा है, सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला है प्रश्न 5, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। अगला, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करना है। इसी प्रकार अगले प्रश्न में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है, जो हमें अपनी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 59 पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। इसके बाद हमारा अगला पाठ आता है, पाठ 6, दहन एवं ज्वाला। इसमें भी यहाँ पर पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए।
इसके बाद में हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखा हुआ है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, ज्वलन ताप किससे कहते हैं, क्या कारण है। कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से नहीं पकड़ता। प्रश्न नंबर 8, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना जाता है, क्यों। अगला प्रश्न नंबर 9, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ क्रियाकलाप का वर्णन किया हुआ है जिससे आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 10 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो यहाँ पर आप मोमबत्ती की जो ज्वाला का चित्र है वो आपको अपने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना ये चित्र बना सकते हैं। इसके बाद अगला पाठ 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें भी प्रश्न है, एक विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के कोई 2 उदाहरण, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 से 4 तक में। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें है 5, 6 और 7, जैसे रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न नंबर 8, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में ए और बी है, उनके उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ब है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों। बी, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 11 है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी या रिपोर्ट तैयार करके लिखिए। इसके बाद में पाठ 9, जंतुओं में जनन। प्रश्न 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आईवीएफ का पूरा नाम लिखिए। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। जनन क्या होता है। जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। इसके बाद में जो अगला है, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए, जो आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों। चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो है नामांकित चित्र वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर बनाने हैं। अगला पाठ है पाठ 10, किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से हमें प्रश्न देखकर लिखना है। किशोरावस्था किसे कहते हैं, ऊपर पैराग्राफ में से ही देख के लिखना है। सेकंड, किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है, किशोरों को कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। ये सब हमें पैराग्राफ में से ही देख करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 3, 4, 5 के उत्तर आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 और 7। इसमें जो 7 है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर से आप पूरा उत्तर देख करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो यहाँ आप सारणी देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाई है। उसके बाद में हमें एक टेबल दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उस टेबल को देख करके हमें इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। इसमें जो फर्स्ट है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? किस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की लंबाई समान है, किस आयु वर्ग के लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसे आप अपने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 119 पर जो बना हुआ चित्र है वो आप बना सकते हैं। इसके बाद है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो चित्र आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 119 से देख करके बना लेंगे और उसके बाद में जो हमें समझाना है, जो समझाने का है, वो आप उत्तर इसमें से देख करके लिख लेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद है पाठ 11, बल तथा दाब। इसमें भी अतिलोकोत्तरी जो प्रश्न है उनके उत्तर आप इसमें से देख करके लिख लेंगे। प्रश्न 1, 2, 3। उसके बाद में जो अगला प्रश्न नंबर 4 है, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहेली ने ये गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों। तो इसका उत्तर हम इसमें से देख करके लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 5 है, उसमें हमें एक सारणी दी हुई है, उसमें हमको जो सही स्थिति है उसको टिक करना है। अगला प्रश्न है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप करके हमें इसमें बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 8, पहली, ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया। इसका उत्तर आप इसमें से देखकर लिख लीजिए। इसी प्रकार जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर है, प्रश्न 9, प्रश्न 10। प्रश्न 10 में जो है फर्स्ट वाला, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। सेकंड है चुंबकीय बल और जो थर्ड है वो है पेशीय बल। इसके बाद जो हमारा अगला पाठ है, पाठ 12, घर्षण। इसमें सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और जो थर्ड है, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। प्रश्न 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। अगला प्रश्न 7, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों। इसने अगला क्वेश्चन है, स्नेह किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट कारण लिखना है, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसी का ही सेकंड है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं क्यों। थर्ड है, कमानीदार तुला क्या है। और प्रश्न नंबर जो 10 है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद जो अगला पाठ है, पाठ 13, ध्वनि। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग को लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक है। तो यहाँ पर पाठ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2, प्रश्न 3, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है क्यों।
अगला प्रश्न 4, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। प्रश्न 5 लघुत्तरीय प्रश्न का है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किसमें मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें आप चित्र अपनी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 158 से आप बना सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, चित्र सही समझाइए कि ध्वनि का संचरण रव में भी होता है। तो ये आप चित्र क्रियाकलाप से बना सकते हैं। उसके बाद में जो उसका वर्णन है वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है। फिर प्रश्न नंबर 9 ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। जो प्रश्न नंबर 10 है उसमें मानव कर्ण कान के नामांकित चित्र आप अपने पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न क्रमांक 164 से बना सकते हैं। उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। प्रश्न 2 का उत्तर आएगा चालक में तांबा लोहा, कुचालक में रबड़ और लकड़ी। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 4 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 5 जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न का है, जिसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। प्रश्न 7 आपको समुद्री जल तथा आसुत जल दिए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण लिखिए। अगला प्रश्न नंबर 8 दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 9 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का है। इसमें जो आप चित्र दिया हुआ है वो आप अपने पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न क्रमांक 178 है वहाँ से आप देख करके बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है उसका भी आप जो परिपथ है वो प्रश्न क्रमांक 174 से देखकर बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें एक टेबल है, उसमें आपको सुचालक कुचालक के बारे में लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है पार्ट 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इसमें जो अति लघुत्तरीय प्रश्न का 1 नंबर वाला जो प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है, कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। अगला है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चटचट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 5 पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र आप अपने पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 192 से देख करके बना सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है, विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 7 आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित किया जाता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। उसका उत्तर आप इधर भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 आवेश की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे, बिंदुवार लिखिए। प्रश्न नंबर 9 तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 10 भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों से आप क्या प्रयास करेंगे, यदि आप घर में हैं तो, और जो सेकंड स्थिति है यदि आप घर से बाहर है तो। इसके बाद में हमारा जो अगला लेसन आता है पाठ 16 प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। अगला है प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न 5 रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार उनके कार्य
प्रश्न नंबर 6, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न नंबर 7, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन नियमों का पालन होता है? अगला प्रश्न, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख, जो प्रश्न नंबर 8 और 9 के जो है चित्र, वो आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 200 और 206 से बना सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट, कैलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है कैलाइडोस्कोप के उपयोग, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए, ये आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 204 से देख करके बना सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।